प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैं एकांकी के उद्भव और विकास को समझा चुका हूँ। नाटक और एकांकी में अंतर को भी मैं बता चुका हूँ कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। अब हम समझाएंगे एकांकी के तत्व। एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं और वे उन तत्वों से क्या अभिप्राय है। तो देखो, एकांकी के जो तत्व हैं वे 9 तत्व बताए गए हैं। 9 तत्व हैं। देखो, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयशीलता एवं प्रभाव ऐक्य, ये 9 तत्व हैं। तो इनको आप सभी बच्चों को इन तत्वों को याद रखना है। देखो, मैं इन तत्वों को बता देता हूँ जो कि आप स्थायी रूप से याद रख सको। देखो, नंबर 1 कथानक, नंबर 2 चरित्र चित्रण, नंबर 3 कथोपकथन, नंबर 3 कथोपकथन। और आप जानते हैं कि कथोपकथन क्या होता है। कथोपकथन कहते हैं जो वाद विवाद होता है, संवाद होता है, वो कथोपकथन होता है। संकलन त्रय, देश काल और वातावरण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयशीलता, और नंबर 9 प्रभाव ऐक्य। प्रभाव ऐक्य, ये एकांकी के 9 कथन हैं, 9 तत्व हैं एकांकी। और ये तत्व ऐसे हैं जो कि एकांकी का विकास हुआ था। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं हम कथा। आप सभी जानते हैं कि कथानक का मतलब होता है कथा, एक कहानी का जैसा रूप कथानक कहलाता है। और ये कैसा होना चाहिए। देखो, एकांकी का कथानक संक्षिप्त, सुगठित, सौद्देश्य और संकेतिक होता है। इसका कथानक छोटा होता है। एकांकी का कथानक कैसा होता है? छोटा। और नाटक का कथानक बड़ा होता है। इसमें एक ही कार्य या घटना प्रमुख होती है। एकांकी का जो कथानक होता है इसमें एक ही कार्य होता है और घटना प्रमुख होती है। एकांकी में सहायक घटनाएं नहीं होती हैं। एकांकी में जो सहायक घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं। ये नाटक में सहायक घटनाएं होती हैं, क्योंकि एकांकी का कथानक छोटा होता है, इसलिए इसमें सहायक
एकांकी में सहायक घटना नहीं होती है, इसमें कार्य कार्य की तीव्र गति होती है, कार्य की तीव्र गति होती है और नाटक की मंद गति होती है। अन्य अच्छा एकांकी वही माना जाता है जो यथाशीघ्र फलागम प्रदर्शित करे। अच्छा एकांकी वही माना जाता है जो फलागम प्रदर्शित करे। फलागम प्रदर्शित का मतलब होता है जो अच्छा परिणाम दे सके, वो ही अच्छी एकांकी, वही अच्छा एकांकी कहलाएगा। एकांकी के कथानक में प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषताएं अनिवार्य है। इसमें अंतर्द्वंद की तीव्रता होती है। अंतर्द्वंद कहते हैं अंदर जो द्वंद उत्पन्न होता है, दो के बीच में द्वंद होना अंतर्द्वंद कहलाता है। तीव्रता होती है इसमें अंतर्द्वंद की, तभी कथानक प्रभावशाली होता है। कथानक प्रभावशाली होता है। ऐसा कथानक होना जरूरी है जो कि छोटा हो, संक्षिप्त हो, सुगठित हो, जिसका समुद्देश्य हो, तो ऐसा एकांकी का कथानक होना चाहिए। आप समझ के कथानक अब समझाते हैं आपको हमने एक नोट में लिखा था पात्र और चरित्र चित्रण। ये इसमें हम चरित्र से पहले हम पात्र को जोड़ देते हैं। देखो पात्र, क्योंकि पात्र के पात्र और चरित्र चित्रण इसको लेते हैं। क्या ये पात्र और चरित्र चित्रण? आप जानते हैं पात्र कौन से होते हैं? जो नाटक में, एकांकी में या फिर कोई भी विधा है उसके अंतर्गत जो भूमिका अदा करते हैं वो पात्र कहलाते हैं। तो इन पात्रों का एकांकी में कैसा चरित्र चित्रण होना चाहिए? देखो, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। आप सभी जानते हैं, मैंने नाटक और एकांकी में भी समझाया था कि एकांकी में जो पात्रों की संख्या होती है वह सीमित होती है। एकांकी में ऐसे पात्र होने चाहिए जो किसी वर्ग प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रति। एकांकी में कैसे पात्र होने चाहिए? जिसमें वर्ग प्रवृत्ति, भावना, विचार एकदम सटीक होने चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति गरीबी की या भिखारी की भूमिका निभा रहा है एकांकी के अंतर्गत, तो उसमें भिखारी के से विचार होने चाहिए, भिखारी की से भावना आनी चाहिए, जिससे कि वो पात्र भिखारी जैसे लग सके। उसके पात्र सजीव, विश्वसनीय और प्रभावशाली होने चाहिए। एकांकी पात्र कैसे होने चाहिए? सजीव होने चाहिए, विश्वसनीय और प्रभावशाली। सजीव का मतलब होता है कि ऐसे पात्र जो कि ऐसे लगे जैसे कि हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं, जो व्यक्ति जिसकी भूमिका अदा कर रहा है, भूमिका निभा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति राम का अभिनय करता है, राम की भूमिका निभाता है, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो स्वयं राम है। तो इस प्रकार उसका जो अभिनय है वो बिल्कुल एकदम उसके जैसा ही होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं, वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं होने चाहिए। और वे इनका जो चरित्र चित्रण है वो अप्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए। पात्रों के आचरण या कार्यों से ही उनका चरित्र सामने आना चाहिए। उनका चरित्र क्या सामने, उनके जो आचरण और कार्य होते हैं ना, उनसे उनका चरित्र सामने आना चाहिए कि वो कैसा आचरण करता है, उसके कैसे कार्य हैं, उनसे ही व्यक्ति को
पहचान होनी चाहिए कि ये उस व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है। उनका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए उनके कथोपकथन सशक्त होने चाहिए और उद्देश्य से उनका सीधा संबंध होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य जो है वो ही उद्देश्य लेकर के चलना चाहिए, तभी अभिनय पूरा हो सकता है। तो देखो ये था पात्र या चरित्र। अब हम समझा रहे हैं कथोपकथन। कथोपकथन का मतलब होता है संवाद। क्या होता है? संवाद होता है। देखो एकांकी के संवाद में सजीवता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, वाक्विदग्धता, व्यंजनात्मकता, द्वंद्वात्मकता इत्यादि विशेषताएं होनी चाहिए। उसका जो एकांकी का जो संवाद है वो कैसी होनी चाहिए? एकांकी के संवाद में सजीवता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, उसका जो स्वभाव है पात्र का उसी के अनुसार, संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, रोचकता जिसमें हमें देखने में सुनने में इंटरेस्ट आए, वाक्विदग्धता, वाक्विदग्धता कहते हैं वाणी की चतुरता जो कि सबको मोहित कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर ले, व्यंजनात्मकता और उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए, द्वंद्वात्मकता, द्वंद्व भी उत्पन्न होना चाहिए दो के बीच में, किस प्रकार का वाद विवाद हो रहा है, ये जो इत्यादि विशेषताएं ये सभी होनी चाहिए। संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं। जो संवाद होता है, जो एकांकी का कौन सा तत्व माना जाता है? प्राण तत्व। एकांकी के संवाद उसके मूल लक्ष्य से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। एकांकी के संवादों में सरलता, गतिशीलता, वातावरण निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे एवं दृश्यात्मक होने चाहिए। कैसे संवाद होने चाहिए एकांकी के? छोटे छोटे और दृश्यात्मक, मतलब जो दिखाई दे सकें, जिनको हम दर्शित कर सकें, ऐसे इसके संवाद होने चाहिए। अब हम पढ़ाते हैं संकलन त्रय। संकलन त्रय में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो एकांकी की जो समस्त घटनाएं एक ही स्थान पर और यथासंभव थोड़े समय में घटित दिखाई जानी चाहिए। एकांकी में समग्रता से कार्यकाल और स्थान की एकता होनी चाहिए। देखो संकलन त्रय में 3 बातें आ गई, कार्य, काल और स्थान। कौन कौन सी बताएंगे? संकलन त्रय के अंतर्गत इसमें आती है, एक तो आती है कार्य, काल और स्थान। ये 3 बातें होना जरूरी है संकलन त्रय के अंतर्गत। कौन कौन सी? कार्य, काल और स्थान, ये तीनों होना चाहिए। संकलन त्रय को कठोरता पूर्वक आवश्यक नहीं बनाया जा सकता। संकलन त्रय का निर्वाह देश का उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट होना चाहिए। जो ये तीनों बातें, कार्य, काल, स्थान, ये उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए, देश का वातावरण से जुड़ी होनी चाहिए, तभी संकलन त्रय सही बना रहता है। अब हम पढ़ेंगे देश काल या वातावरण। अब जानते हैं देश काल वातावरण का मतलब जानते हैं कि जहां पर जैसी स्थिति होती है, जिसकी जलवायु ऐसी होती है, जहाँ का खान पान, रहन सहन, वो किस देश, कौन सा, मतलब जहां पर हम जैसा देश का होता है, वातावरण होता है, उसी के अनुसार ही हमें उसकी भूमिका अदा करनी चाहिए कि वो जो हम जिसका अभिनय कर रहे हैं वो किस देश का था, कौन से काल में उत्पन्न हुआ था, तो उसी के अनुसार हमें उसकी भूमिका अदा करनी चाहिए। देखो वातावरण का अभिप्राय देश काल एवं परिस्थिति से होता है।
विशेष तथा काल विशेष में घटित होती है। एकांकीकार देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने पात्रों एवं घटनाओं का संयोजन करता है। यदि प्रदर्शन वातावरण के अनुरूप नहीं होता है तो संपूर्ण एकांकी हास्यास्पद प्रतीत होती है। देखो, अगर जो एकांकी देश का वातावरण के अनुसार प्रदर्शित नहीं हुई तो वो हास्यास्पद बन जाएगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर्दियों के समय का कोई एकांकी का अग्नि कर रहे हैं, गर्मियों के समय में कोई एकांकी का अभिनय कर रहे हैं कि उस समय गर्मी थी, जिस समय वो अभिनय करने वाला था उस समय गर्मी थी जहां अभिनय किया गया था। तो अगर उस व्यक्ति को जो अभिनय कर रहा है उसको हम सर्दियों के कपड़े पहना करके और अभिनय कराएं तो ये एकांकी हास्यास्पद बन जाएगी कि गर्मियों में सर्दी के कपड़े क्यों पहनाए, क्योंकि उस जो अभिनय किया जा रहा है वो समय तो गर्मियों का था। इसलिए हम उस बात को देखना पड़ेगा कैसा वातावरण था उस समय और उस देश का कैसा था, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। एकांकी के कथानक में प्रस्तुत घटनाएं सार्वजनिक ना होकर के विशिष्ट देश काल में ही घटती है और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन की क्रिया व्यापार करते रहते हैं। इसलिए एकांकी में देश काल वातावरण का निर्माण आवश्यक है। अगर देश काल और वातावरण के अनुसार अगर एकांकी का अभिनय नहीं किया गया तो एकांकी नहीं मानी जाएगी, उसमें एकांकी के गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए देश काल और वातावरण का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब लेते हैं उसकी भाषा शैली। देखो, भाषा शैली यह है कि मान लीजिए हम उस समय की बात कर रहे हैं, उस देश की बात कर रहे हैं, उसका अभिनय कर रहे हैं जहाँ जिस देश की भाषा शैली है उस देश की भाषा शैली जहाँ अभिनय किया जा रहा है वो व्यक्ति अभिनय कर रहा है तो वो उसी भाषा शैली में बोलेगा जो पहले हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कोई साउथ अर्थात दक्षिणी प्रदेश, अगर कोई दक्षिणी प्रदेश हो और उसकी हम एकांकी बना रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं तो उसमें उसी दक्षिण की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाएगा। बोलने में संवाद के अनुसार, संवाद में जिस प्रकार बोला जाता है तो दक्षिण की भाषा शैली का प्रयोग किया जाएगा, ना कि और भाषा, क्योंकि वो तभी समझेंगे कि ये लोग मतलब ये दक्षिण के लोग थे जो कि उनका अभिनय किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भाषा शैली ऐसी थी। तो एकांकी की भाषा समर्पित तथा पात्रानुकूल और उसमें अभीष्ट अर्थ प्रकट की सामर्थ्य होनी चाहिए। एकांकी का प्रत्येक शब्द नपतुला तथा शब्द ध्वनि और वाक्य विन्यास नाटकीयता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। देखो, सभी रचनात्मक कृतियों में लेखक की कोई विशेष विचारधारा प्रकट अथवा अंतर्निहित होती है। इस उद्देश्य को बिना साहित्यिक रचना प्रयोजनहीन और कार्य व्यर्थ है। अगर कहाँ का उद्देश्य नहीं है तो वह प्रयोजनहीन है और व्यर्थ है। तो एकांकी का उद्देश्य मनोरंजन के अतिरिक्त किसी समस्या एवं उसके समाधान को उपस्थित करना। एकांकी का उद्देश्य मनोरंजन करना ही नहीं होता है। एकांकी का उद्देश्य होता है कि उसमें जो उस समय समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनका समाधान कैसे किया जा सकता, जब उत्पन्न समस्याएं थी उनका समाधान कैसे किया जा सकता, आनंद एवं ज्ञान अथवा उपदेश
समुचित समन्वय में ही एकांकी की सफलता एवं उपादेयता निहित होती है। एकांकी का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, समस्यामूलक एवं सुधारात्मक आदि कैसा भी हो सकता है। एकांकी का उद्देश्य से कथानक संगठित रहता है। उद्देश्य से एकांकीकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगर उद्देश्य अच्छा सही है, उद्देश्य है व्यक्ति का, तो एकांकीकार के जो विचार हैं वो प्रदर्शन जो विचार हैं उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अब ले लेते हैं अभिनयशीलता। नंबर 8 का पॉइंट है अभिनयशीलता। देखो अभिनयशीलता का मतलब आप जानते हैं कि अभिनय का मतलब होता है भूमिका निभाना या भूमिका अदा करना, रोल करना। कोई अभिनेता अभिनय करता है, रोल करता है, भूमिका अदा करता है, इसे कहते हैं अभिनयशीलता। देखो अभिनेता का आधार अभिनय से, अभिनेता का मूल आधार तो अभिनय से ही है, क्योंकि अभिनय करना है उसका मूल काम। दूसरे व्यक्तियों के भाषण तथा चेष्टा को कुछ काल के लिए धारण करने की क्रिया अभिनय है। देखो अभिनय, जब कोई व्यक्ति का जिसका हम अभिनय कर रहे हैं तो उसके भाषण तथा उसकी जो चेष्टा है, शारीरिक मानसिक जो चेष्टा है, उस समय के लिए उसके जैसी ही होनी चाहिए। हम अगर अभिनय मान लीजिए किसी टीचर का कर रहे हैं, किसी शिक्षक का कर रहे हैं, तो उस समय उसमें शिक्षक के जैसे ही गुण उत्पन्न होने चाहिए। उसकी मुद्राएं, शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, उसकी भाषा शैली सब उसके अनुसार ही होनी चाहिए। अभिनय करते समय खेल, स्वांग, नाटक और एकांकी में आंगिक चेष्टाओं तथा हाव भाव को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित करना, कलात्मक रूप से प्रदर्शित करना अभिनय कहलाता है। देखो एकांकी दृश्य काव्य होता है। आप जानते हैं एकांकी दृश्य काव्य क्योंकि ये रंगमंच पर ही खेली जाती है, जिसको हम देख सकते हैं। एकांकी ये क्या कहलाएगी? दृश्य काव्य, तथा उसकी रचना रंगमंच के लिए होती है। देखो अभिनयशीलता एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। अभिनयशीलता एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके लिए एकांकी को मंच को ध्यान में रखकर दृश्य योजना बनानी चाहिए। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग संकेत और अभिनय निर्देश भी देने चाहिए। जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से सूचित कर देना चाहिए। पात्रों के संवादों के माध्यम से उसे सूचित कर देना चाहिए जिसका हम अभिनय कर रहे हैं। तो अब आप अभिनय का मतलब समझ गए कि अभिनय क्या होता है। अब लेते हैं प्रभाव एक्ट। ये लास्ट का कौन क्या हमारा प्रभाव एक्ट। यह एकांकी का मुख्य तत्व होता है। प्रभाव एक्ट का मतलब होता है जब हम एकांकी कर रहे हैं, एकांकी को हम रंगमंच पर खेल रहे हैं, या एकांकी का जब हम रंगमंच पर प्ले कर रहे हैं, तो उस एकांकी में करते समय ऐसा प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए उससे कि सभी दर्शकों का ध्यान उस एकांकी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाए, एकांकीकारों की तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। जो एकांकी का अभिनय कर रहे हैं उन पात्रों की तरफ उसका ध्यान आ जाए, तो ये समझो ये कहलाता है प्रभाव एक्ट। मतलब ऐसी प्रभावशाली एकांकी होनी चाहिए। कैसे? ये एकांकी का मुख्य तत्व माना जाता है।
संबंध में सिडनी वॉक्स का कथन है। सिडनी वॉक्स एक एकांकीकार हुए थे विदेशी। उन्होंने कहा था कि एकांकीकार को रचना करते समय प्रभाव ऐक्य उत्पादन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रभाव ऐक्य उत्पादन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मतलब क्या कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि जितने भी दर्शक हैं सब हमारी तरफ, हम जब अभिनय कर रहे हैं तो हमारी तरफ अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमारी तरफ उसका बिल्कुल ध्यान लगाव हो जाना चाहिए। तो प्रभाव ऐक्य का तात्पर्य है पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव। प्रभाव की एकता रहने पर ही एकांकी की संप्रेष्यता एवं सफलता निर्भर करती है। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, हम सार रूप में कह सकते हैं या निष्कर्ष तक हम कह सकते हैं कि एकांकी में इन सभी तत्वों का निर्वाह होना चाहिए। इनके उचित संयोजन में एकांकी रचना प्रशस्य बन जाती है और उसमें संप्रेषणीयता आ जाती है। अगर ऐसे एकांकी के तत्वों के अनुसार, अगर इन तत्वों के अनुसार एकांकी को सही ढंग से, सही तरीके से खेला जाए और लिखा जाए तो वह एकांकी सफल हो सकती है। तो देखो बच्चों, ये थे एकांकी के तत्व, जो 9 तत्व मैंने बताए। इन तत्वों को ध्यान देना है और समझना है। धन्यवाद।